सुनो सब बच्चे लोग ध्यान से, आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब को दूसरी भाषा में हम इमेज कहते हैं, इमेज। फोटो खींचोगे ना। अच्छा, प्रतिबिंब को अगर तुम समझाना चाहते हो कि प्रतिबिंब कैसे कहते हैं, आ जाओ। ये प्रतिबिंब क्या हो? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब हो, इसे बोलते हैं इमेज। हिमेश नहीं, इमेज। ये इमेज, इमेज क्या हो? अब जब मोबाइल फोन तो यूज करे होंगे, उसके अंदर एक फोल्डर हो, तो पिक का तो कोई फोल्डर होता नहीं, क्या तो फोटो का फोल्डर होगा? फोटो का नहीं होगा, तो उसके अंदर लिखा रहता है इमेज। और सब बच्चे इसके अंदर क्लिक करते हैं और उसके देखते हैं, अंदर जाकर मोबाइल फोन के अंदर सारे फोटो उसके अंदर पड़े हुए। जो दूसरे टाइप के फोटो हैं दूसरे फोल्डर में पड़े रहते हैं, ऐसा हो। अच्छा, कैलकुलेटर में, अच्छा वो गुप्त फोल्डर हो शायद, उसके अंदर फिर लोग लगाए जाए इस तरह कर। ओहो, तो कैलकुलेटर का तुम्हें पता? कैलकुलेटर में चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। जब प्रतिबिंब क्या हो? अच्छा, जब भी वो मुझे कह रही थी मैंने आपकी फोटो कैलकुलेटर में रख रखे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। ये सुन लो ध्यान से। तो इमेज का मतलब वो प्रतिबिंब। तो एक तो वो जो हकीकत हो वास्तव में, जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है, एक वो उसके जैसे दूसरा दिखाई दे रहा है। जैसे मैं मान लो मेरी शादी होने वाली, रिश्ता आया रिश्ता, सामने मुझे दिखाया गया, एक फोटो भेजा गया, और मैं किसी पार्क में बैठा हुआ शांति के साथ, कहा गया पार्क में बैठा हुआ मैं और शांति तो कि देखो ये तुम्हारे लिए लड़की का फोटो आया। जैसे मैं लड़की के सामने, हाँ तुम्हारे मोबाइल फोन में देखा मैंने, फोटो आया, देखा लड़की तो यार बड़ी सुंदर है, मैंने तुरंत हाँ कर दी, तुरंत हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ, समझ बात है। और देखा बाद में नहीं, फिल्टर का कमाल हो चाहे कुछ भी हो, लड़की तो बड़ी सुंदर, सुशीला, शर्मिला, ये सब टाइप का दिखाई दे रही थी। मैंने तुरंत हाँ कर दिया। मैंने कहा मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कितनी पढ़ी हुई? वो कह रही है 15वीं पढ़ी हुई। ठीक है 15वीं, अरे 82-83 हुआ, 12वीं के बाद 3 साल पढ़ी होगी तो 82 होगा, 15वीं से बोल रहा, 12 तो वैसे ही हो गए, तो 3 साल की 82 होगी, तो 12 3 कितने होंगे 15, तो 15वीं पढ़ेगी, इसका मतलब ऐसा हो। समझ में आया? चलो कोई भाई, इतनी भी बात चल जाने वाली। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं पार्क में बैठा हुआ था, देखा क्या सामने एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। मैंने देखा लड़की तो यही है, लड़की तो यही है। मैंने कहा मना करो सर, मना करो, मना करो, मैं नहीं करता शादी से, क्योंकि इमेज देखने के बाद मुझे महसूस होगा पक्का यही लड़की है। सही बात है, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी सामने। मैंने कहा मुझे नहीं रिश्ता करना। सही करा ना? क्यों किसी की लव स्टोरी के बीच में दखल अंदाजी करी? ये देख, तो सारा काम किसका था? इमेज का। इमेज, इमेज ही ऐसी चीज हो, दूसरी भाषा में कहते हैं, जो कह रहे तेरी इमेज डाउन हो जाएगी, कहते हैं गांव में लोग कहते हैं तेरी इमेज गिर जाएगी, तुझे ऐसा काम नहीं करने चाहिए, तुझे इमेज बनाने में कई साल लग जाते हैं। तो इमेज एक बार चली जाती है तो एक बार, दूसरी भाषा में इमेज का नाम मतलब इज्जत भी हो। अच्छा, लेकिन अगर फिजिक्स समझना चाहते हो तुम, तो फिजिक्स में लौटो, तो फिजिक्स में इमेज का मतलब प्रतिबिंब हो, और प्रतिबिंब का मतलब यही हो वस्तु दिखाई कैसे दे रही। मान लो हमारे सामने एक मिरर लगा हुआ, शीशा लगा हुआ, शीशा लगा हुआ, अपने जैसा इंसान उसके अंदर देखो। अच्छा, अगर ऐसा करोगे ना, करोगे तो वो भी ऐसे करेगा, शीशे के अंदर करेगा नहीं करेगा? ऐसे करोगे ना, तो वैसे भी दिखा देगा, करेगा नहीं वास्तव में। तो इसके अंदर जो इमेज है ना, उसे बोलते हैं वास्तविक इमेज, रियल इमेज, उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो अपने ही जैसी वस्तु देखना प्रतिबिंब कहलाता, अपनी ही जैसी वस्तु देखना, उसके जैसी वस्तु देखना। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हों? 2 प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक तो हो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, अभी दिखाता हूँ इसका जीता जागता उदाहरण। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरे नंबर पर जो प्रतिबिंब हो ना, वास्तविक प्रतिबिंब इसमें कहते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, रियल। दूसरे नंबर पर एक हो आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। बताओ मुझे, जो शादी के लिए फोटो भेजा गया था वो आभासी प्रतिबिंब नहीं आता? अगर मैं इसकी तरफ को मुस्कुराता, मैं मुस्कुरा रही थी, नहीं मुस्कुरा रही थी ना, आया समझ में? और तो किसी और के साथ बैठ कर मुस्कुरा रही थी, तो आभासी प्रतिबिंब था वो। उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। तो इमेज बताओ कितने प्रकार की हो? एक तो आभासी प्रतिबिंब हो, एक वास्तविक प्रतिबिंब हो। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब हो, अगर मेरे पास इस टाइम मोबाइल फोन है, देखो मेरे पास मोबाइल फोन है, और मैं इसके अंदर अपने बाल देखता हूँ, मेरे बाल कितने मस्त हो रहे, और मैं अच्छा भी लग रहा हूँ वहाँ देखने में, और मैं बोल रहा हूँ ना, तो उसके अंदर मुझे दिखाई भी दे रहा। उसके बाद मेरी आंखें बहुत नसीली, इसके अंदर दिखाई दे रहा मुझे, और मैं इसकी तरफ पढ़ाई कर रहा हूँ, ये भी ऐसे कर रहा। तो इसका मतलब इसके अंदर मेरे जैसी, इसके अंदर जो इमेज बननी, उसे हम वास्तविक इमेज कहते हैं, या वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब।
तो ये बात वास्तविक प्रतिबिंब। अगर मैं एक काम कर लेता हूँ और देखो अपना फोटो खींचता हूँ कोई बढ़िया सा, देखो फोटो ही नहीं खींचा यार। देखो अब मैं हंस रहा हूँ, अब हंस आज समझ, इसे तुम कहीं भी लेके चले जाओ, किसी को भी दिखा दो, हाँ यो देखा, कैमरा रोक, कैमरा रोक, कैमरा रोक, रोक, ओए कैमरा रोक। तो इस वाली इमेज को ना तुम कहीं भी दिखा देना, समझ यही बात क्या, रिश्ता मुझे लगा कोई कोई मने कर देगा, कोई कोई हाँ कर देगा, समझ में आया बात या? तो कहीं भी दिखा सकते हो। तो ये बताओ कौन सी इमेज है तुम कहीं भी दिखा सकते हो। अगर मैं मुस्कुरा रहा, क्या मैं अभी से मैं मुस्कुरा रहा, क्या मैं पीछे बैठा रो रहा हूँ, तो आभास कर दे बस, आभास, आभासी प्रतिबिंब। तो दोनों प्रतिबिंब समझ में आए। तो बताओ प्रतिबिंब कितने प्रकार, एक तो आभासी, ठीक। अब कुछ लोग आभास करने का मतलब, अगर मैं रो रहा हूँ आभास करते वह भी रो रही होगी, पता चला बाद में खाना खा रही बैठ कर, क्या कर रही, तो भला उस बेहुदा औरत का, भला उस बेहुदा औरत का। तो ये हमारा देखो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो एक प्रतिबिंब कितने प्रकार के हमारे। अब तो जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो एक जगह कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा बिंब, क्या लिखा हुआ मिलेगा, बिंब। तो जो बिंब हो ना, बिंब का जो दूसरा मतलब हो, बिंब का मतलब हो ऑब्जेक्ट, 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 और ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, वस्तु। तो बिंब कह दो, वस्तु कह दो, एक ही मतलब हो, समझ में आया बात है। चाहे तो आप बिंब कह दो या वस्तु कह दो या ऑब्जेक्ट कह दो, कोई दिक्कत। और प्रतिबिंब को इसमें क्या कहते हैं, इमेज। तो किसी बिंब की जो इमेज बनती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, किसी बिंब की जो इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो, वास्तविक, आभासी। और दोनों समझ में आए। मेरे पास किसी लड़की का फोटो आया, पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, पुराने जमाने में अगर किसी रिश्ता करवाना हो तो क्या किया करते थे, तो रिश्ता करवाने के लिए फोटो भेजा करते थे, भेजा करते नहीं। अच्छा आज भी लगभग ऐसा ही हो। तो जो फोटो भेजा करते थे वो कौन सा प्रतिबिंब था, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। समझ में आई बात है। और फिर नया कल्चर आया, अब तो वहीं कहीं देखने जाते हैं, जब उसका वहीं जाकर चारा देखते हैं, तो कौन सा प्रतिबिंब हो। तो जब तक ना शादी करिए तो तुम वास्तविक प्रतिबिंब नहीं दिखा देने का। समझ आई बात। कभी फोटो देख कर शादी कर लो, फोटो में तो पता क्या है, ये फिल्टर करके फोटो खिंचवाओ, फिल्टर करके ऐसे ऐसे इधर करके। आजकल नए तरह के ऐप आते हैं, समझ बात है। वे ना खूबसूरत जो चाहे जैसा भी हो उसे भी दीवाना बना दे, फिर बाद में जाकर तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए ढंग से अच्छी तरह शादी करना, सोच समझ कर। सिर्फ कौन सा प्रतिबिंब देखना, बिना वास्तविक प्रतिबिंब देखो शादी मत करना। आभासी प्रतिबिंब, समझ आई बात है। आभासी प्रतिबिंब के चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल भी। ओके, कि फोन पे देख के फोन पे काम होगा, सारा काम फोन पे कर लियो। ओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो बिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, तो बिंब भी होगा हमारा, आभासी प्रतिबिंब होगा और वास्तविक प्रतिबिंब भी होगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ तक भाई, बता दोगे प्रतिबिंब कैसे कहते हैं। अब आज का सवाल ये था, हमें ये जानना था कि यार ये ऐसा हो क्यों कि जो वस्तुएं किसी वस्तु को दूर लेके जाते हैं तो वह छोटी क्यों हो जाती है, और पास लेके जाते हैं तो बड़ी क्यों दिखाई देती है, ये समझना। अगर आज तुमने ये समझ लिया तो तुम जंग जीत गए, नहीं तो जंग हार गए। समझ में आई बात है। आज तुम्हें यही इसम परत दर पर खोलने का प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा पहला पॉइंट था आज का दूसरा पॉइंट। असली टॉपिक हमारा यही है। जब तक ये नहीं पता लगने वालेगा ना कि हम कैसे क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, तो दूसरा पॉइंट आज का बात। नंबर फर्स्ट, जो वस्तु है ना हमारी, मान लिया कोई वस्तु देखो, या कोई वस्तु, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु दूसरी भाषा नाम क्या, बिंब, ये हमारी वस्तु। इस वस्तु के पास ना, हम कभी किसी वस्तु को नहीं देखते, वस्तु के पास तो किरणें चलती है, और किरणें भी पता कितनी सारी चलती है, जितनी तुम देख नहीं सकते। सभी बात, इतनी किरणें चलती है, 1000 करोड़ किरणें चलती है। इधर तभी किरणें चलेगी, इधर तभी ऊपर भी जाएगी किरणें। एक वस्तु, मैं यहाँ खड़ा हुआ तो मेरे साइड से ना चारों तरफ तक किरणें चल रही। इसलिए तुम्हें पता, जब तुम किसी गली में, शांत गली में आराम से चल रहे हो, तो तुम्हें अलग तो महसूस हो जा। पता कैसा महसूस हो जा, शायद पीछे कोई है, लेकिन तुम पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। तुम बराबर ऐसे चल रहे ना, तो तुम साइड से महसूस हो जाएगा, साइड से कोई आ रहा है। क्योंकि जो उसके पास तो जो किरणें चलती है ना, हर जगह से किरणें चलती है, उसके आगे से भी किरणें चल रही, वो तुम्हारे अंदर को आभास करवा देगी, तुम पक्का पीछे कोई था। फिर कहते हो भूत था, इस गली में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कभी किसी वस्तु नहीं देखते, वस्तु के पास से किरणें चलती चारों दिशा में, इधर भी,
ऊपर कोई है ना, तुम आभास कर लोगे, तुम्हें ऐसे महसूस हो जाएगा कि ऊपर कोई है, ये तो प्रतिबिंब बैठे, उसका इमेज बननी चाह रही तुम्हारी आंखों की तरफ, वो नहीं जो उसके पास से किरणें चल रही, और जो किरणें चल रही है ना तुम्हारी आंखों के अंदर आना चाह रही है, चाहे अंदर पीछे भी घुस को चली आ रही है, आभास करवा रही तुम्हें। जो सामने होगा तो वास्तव में दिखाई देगा, और साइड में होगा ना हल्का हल्का तुम्हें आभास हो जाएगा, पक्का साइड में यहाँ तो कोई था। हाँ, वो कौन थी? समझ में आया? जैसे एक बार मैं रात को नोएडा के अंदर था, ठीक, छोटा छोटा सा मेरी उम्र थी, 9वीं 10वीं के आसपास मेरी उम्र रही है, तो मैं एक पेपर देने चला गया था, 9वीं 10वीं, उस पेपर को भी जब देने चला गया ना, तो मेरे पीछे ना, मुझे नहीं पता मैं कौन सी गली पे जा रहा, एड्रेस सही था गलत था, सोशल मीडिया उस टाइम इतना जमाना नहीं आता, मैप उस टाइम पे काम नहीं करता था, तो उस टाइम पे जब मैप काम नहीं करता था तो मैं पैदल पूछ के जाना पड़ता था, तो मैं जिस गली में चला गया ना, वो गली ना डेंजरस गली थी, इतनी खतरनाक गली थी ना वो, उसमें चोर रहा करते थे, चोर, मुझे नहीं पता, मुझे बाद में जाकर पता चला उस रात को 8 बजे के बाद वहाँ एंट्री बंद है। जब एंट्री बंद है ना, मैं चलना स्टार्ट करा धीरे धीरे, मुझे ऐसे महसूस होगा कि पक्का मेरे पीछे कोई है, 100% आभास होना स्टार्ट हो चुका, मैं आभासी प्रति मेरे दिमाग बन चुका, तो फिर मैंने अपने कदमों की स्पीड बढ़ाई, यंगेस्ट फॉर्म था, मैं दौड़ता बहुत तेज था, दौड़ने का मुझे शौक था बचपन से, मैंने और कदम बढ़ाए, साइड में रिक्शा वाला पड़ा हुआ था, मैंने पूछा कि अंकल मुझे नहीं यहाँ तक जाना, मैं तुम ये पहले बताइए तुम इस गली में भेजा किसने? मैंने कहा जी मैं तो अपने आप ही चलाया, बस पूछता चलाया। कह रहे इस गली में रात को जाना अलाउड नहीं है। उसके बाद साइड से दो कैंडिडेट और निकल गए, वे मेरे पीछे करना स्टार्ट कर दिए, सही, तो मुझे समझ में आना स्टार्ट हो गया था पक्का गड़बड़ है कुछ, तो मैं धीरे धीरे चलता रहा, मैं और तेज दौड़ा, मेरे पीछे 6 जने दौड़ रहे, 2 और लगे साइड से गली में से निकल गए, फिर उसके बाद मैंने ऐसा करके बैग की तनी ऐसे कस ली, मैं और तेज दौड़ा भयंकर वाले तरीके से, वो तो भला हो उन कुत्तों का जो मेरे पीछे भाग लिया, ऐसा मतलब मैं जब कुत्ता भाग लाने मेरे पीछे, मैं जिस कदर दौड़ा ना, मतलब कोई तोड़ नहीं है, समझ नहीं बात है, ठीक, उन कुत्तों का भला हो जो मेरे पीछे भाग लिया, जैसे मैं दौड़ता रहा, लेकिन मैं भी तो जो चोर थे जो मेरा पीछा कर रहे थे, उन्होंने तो हिम्मत नहीं हारी, बड़ा गजब का शूट मारा, ऐसा करके तेजी के साथ, रुके नहीं, दिक्कत यानी है थी, चोर पड़ रही, कुत्ता भाग लिया ना पीछे, ऐसे बजे कुत्ते के मेरे बीच में इतना गैप था, कंपटीशन चल रहा था, मेरा पैर एक यहाँ और दूसरा वहां, एक यहाँ दूसरा वहां, फिर भला हो, लेकिन मैं भी पीछे छोड़ रहे थे, कुत्ते मेरे, मैं आग, कुत्ते मेरे पीछे, मैं उनके पीछे, उनके फिर पीछे भी कुत्ते किधर गए सुन तो लो, चलो खैर बाद में जब मजाक पता चला, सामने ना रास्ते में पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने कहा अंकल 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 मुझे बचाओ, कुत्ते नहीं पड़ रहे, चोर पड़ रहे, मुझे बताओ, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया और मुझे तक इस टूर तक छोड़ गए जहाँ मेरा पेपर था, अगर यहाँ बैठ जाते, समझ में आया बात है, ऐसे जाना बच्चे, पता नहीं कहाँ लगे, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो? एक तो वास्तविक प्रतिबिंब, तो वस्तु बिंब पता लग गया, तो हम कभी किसी वस्तु को नहीं देखते, वस्तुएं में देखती हैं, उनके पास तो किरणें चलती है, बात तुम्हें याद रखना, लेकिन किरणें तो बहुत सारी चलती है, लेकिन 2 किरणें तो हम अपनी बात समझ लेते हैं, कितनी किरणों का 2 ही किरणें चलानी वस्तु में, अगर फिजिक्स पढ़नी तो फिजिक्स को समझना तो 2 किरणों तो अपनी बात समझ लेनी, कितनी किरणों का 2 किरणों का, किरणों को इंग्लिश में रे बोलते हैं, रेज, कोई प्रॉब्लम की बच्चे यहाँ तक, तो हम किसी वस्तु को देखते हैं, वस्तुएं में देखती है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा, हम कहने लगे बेटे बताओ कि जो हमारे जो दर्पण हो, ये दर्पण कितने प्रकार के हो, आप बताओगे जो दर्पण हो ना, गोली दर्पण हो हमारे, तो गोली दर्पण कितने प्रकार के हो? 8 कौन बोल रहा है? हमारे गांव में कहा चल, जब कुत्ते की मौत हुआ ना, गिद्दड़ की मौत हो तो गांव की तरफ भाग गो, गोली दर्पण, स्पेरिकल 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 MIRROR मिरर, स्पेरिकल मिरर, ये 2 प्रकार के हो, एक तो हमारा, एक हो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण जो हमारा होगा इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, समझे? तो जो अवतल दर्पण होगा
उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण के मैंने तुम्हें चिन्ह बताया था कैसा अवतल दर्पण का चित्र कैसा हो, ऐसा हो अवतल दर्पण का। ऊपरी विभाग पर चांदी की कोलिस हो, होता नहीं ऐसा। यहाँ ध्रुव हो, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, यहाँ प्रिंसिपल फोकस हो, होता नहीं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब उत्तल दर्पण की क्या पहचान हो, इसके दबे विभाग पर चांदी की पोलिस हो, ये दबा हुआ भाग नहीं आया, ये दबे विभाग पर चांदी की पोलिस होगी, होती नहीं इस तरह। और उभरे विभाग को प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा, ध्रुव होगा। उसके बाद यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ फोकस होगा, होगा नहीं इस तरह। ये तो बताया था तुम। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो, 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले। देखो एक हैशटैग हो रहा, एक हो रहा, एक हो रहा, 3 हैशटैग हो, चौथे वाला हैशटैग। इसका मतलब कॉन्सेप्ट है, 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट समझ लेना सब बच्चे, ठीक। एक वस्तु के पास था ना किरणें बहुत सारी चलती है, पहले बता दिया। देखो हाँ बहुत सारी किरणें चलती है, लेकिन हम 2 किरणों तो अपनी बात समझ लेते हैं। कितनी किरणों से? एक वस्तु के पास था ना बहुत सारी किरणें चलती है, लेकिन हम ना 2 ही किरणों से अपनी बात समझ लेते हैं। ये बात समझ में आई। अब हम पढ़ने वाले कि प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये वस्तु रखी हुई, यहाँ सामने मिरर लगा हुआ, दर्पण लगा हुआ, उसके अंदर ये वस्तु कैसे दिखाई देगी। जैसे हम इसे दूर लेके जाएंगे तो छोटी हो जाएगी, दिखाई उसके अंदर भी छोटी होती दिखाई देगी, जैसे पास लाएंगे तो बड़ी होती दिखाई देगी। बात समझ में आया, ठीक है। ये जो इतना छोटा सा शीशा, इतना छोटा सा शीशा गाड़ी की जो बराबर लगा रहता है, देखा तुम ना, ठीक। इतने छोटे शीशे के अंदर इतना बड़ा ट्रक कैसे दिखाई दे जा भाई। कैमरा तो इतना छोटा सा हो, इतना सा हो कैमरा, होता नहीं मोबाइल फोन का, इतना बड़ा संसार कैसे दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा प्रति खींच रहा हो, ऐसा क्या लगा हुआ, वही तो प्रतिबिंब, वही तो इमेज है। उसके अंदर क्लिक नहीं कर देते तुम, क्लिक करके इमेज चले आओ, तो कैसे प्रतिबिंब बनता। तो प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ रहे, प्रतिबिंब कैसे बनना आज समझ लो, यही जानना आज हम। पहले इतना ही नोट करो जो बोर्ड पर लिखा हुआ, ये फिर कॉपी में नोट कर लो। अब धीरे धीरे स्टार्ट करने नहीं थी, चलो यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले प्रतिबिंब बनने के नियम। जब प्रतिबिंब बनाओगे उसमें कुछ बातें यूज होगी। तो प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है, और तीनों तुम तो सुने जाएंगे, तीनों लिखवाए जाएंगे। ऐसी मार पढ़ने वाली जैसे पहले पढ़ी थी तुम मार। ओके चलिए नेक्स्ट हेलो, अगली हेडिंग प्रतिबिंब बनने के नियम। बनने के इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज लॉस, LAWS, लो माने नियम हो। नियम नंबर 1, रूल नंबर 1। देखो कोई भी गोलीय दर्पण हो, गोलीय दर्पण हमारे 2 ही हो, एक तो अवतल दर्पण हो। ये कौन सा दर्पण है इस टाइम? अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के अंदर ये हमारा ध्रुव रहा। उसके बाद ये हमारा वक्रता केंद्र रहा, यहाँ मुख्य फोकस होगा। इधर बताओ कौन सा दर्पण बना? उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण सुना जाएगा बेटे, इधर देख लो, सुना जाएगा, इधर देख लो। MN ये हमारा ध्रुव रहा, यहाँ मुख्य फोकस रहा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र जिसे बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, A, इसका नाम B। मान लो इसके सामने भी कोई वस्तु रखी हुई, A, इसका नाम B। दोनों गोलीय दर्पण, दोनों के सामने वस्तु रखी हुई, वस्तु के पास से किरणें चलती हैं, इसके पास से भी किरणें चलने वाली। किरणें तो बहुत सारी चलती हैं, लेकिन कितनी किरणें तो बात समझ रहे, चाहे कितनी भी किरणें चल रही हो। एक किरणें ऊपर से चली किरणें, एक किरणें नीचे से चली, टकराने के बाद इसमें भी चलेगी प्रकाश की किरणें। टकराने के बाद ना मुख्य इसमें जो उत्तल दर्पण होगा, इसमें वास्तव में हो जाती हुई प्रतीत होती है, आभास करते हुए बस जाती है।
क्योंकि अंदर नहीं जाता। हाँ, आभास करते हैं सिर्फ जारी, लेकिन इसमें वास्तव में हो जाती है। पता कहां से जाती है? मुख्य फोकस तक। कल भी समझा था मैंने तुम्हें, ये मुख्य फोकस तो हो जाती है, इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें तो हकीकत में होगा, उसमें प्रतीत होगी, प्रतीत। यहाँ लिखोगे नंबर 1 में, किसी भी गोले दर्पण में, चाहे वाला गोले दर्पण, चाहे वाला गोले दर्पण, तो किसी भी गोले दर्पण में किसी वस्तु के, वस्तु नहीं आए, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें गोले दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन में टकराना, गोले दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव, हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये बात हमेशा रखना, ये नियम नंबर 1 होगा। जो भी प्रकाश की किरण यहाँ टकरागी ना, चाहे यहाँ तक टकराई तो अभी मुख्य, यहाँ तो नहीं होकर जानेगी, ना यहाँ तो जानेगी, ना यहाँ तक, ना जागी मुख्य फोकस से होगा। अगर नहीं गई ना तो मुझे वहीं रोक देना कि आपने तो यूं कहा था प्रकाश की किरण ना, चाहे दर्पण उत्तल हो, अवतल हो, चाहे उत्तल हो, आपने तो यूं कहा था कि प्रकाश की किरणें ना टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर जाना चाहिए, अब क्यों नहीं जा रही? समझ में आया? रूल नंबर 1 बताओ। अगर कोई भी प्रकाश की किरणें हो, एक और प्रकाश, चलो एक और प्रकाश की किरणें तो बहुत चलती हैं, टकराई, अब बताओ कहां तो जा गया? यही तो रूल है। एक और प्रकाश की किरणें टकराई, कहां से जागी? यही तो नियम नंबर 1। इसमें जाने के नहीं, जाते ही प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। बात समझ में आया? उत्तल दर्पण प्रतीत होती है, इसमें वास्तव में जाती है। लिखो क्या इसमें नियम नंबर में, किसी वस्तु के पास से, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें गोले दर्पण में परावर्तन के पश्चात सदैव, सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी। इतनी बात बताओ, समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम? गोलीय दर्पण में किसी वस्तु के पास से, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण में टकराने के बाद, टकराने के बाद या परावर्तन के बाद, ऐसे कह दो, टकराने के बाद हमेशा या सदैव, या हमेशा कह दो या सदैव कह दो, सदैव मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। ये नियम नंबर कौन सा होगा? 1। और इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। समझ बात? लिखना इसमें नियम नंबर 1 में इतना ही लिखना, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण में परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम? ठीक। नियम नंबर 2 अभी सुनने वाला हूं। नियम नंबर 1, पहले नियम नंबर 1 सुन लो। नियम नंबर 2, पहले नियम नंबर 1 मुझे सुना दो, दोबारा फिर समझ लो। किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण में टकराने के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है, और इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। रूल नंबर 2 समझो। ये कौन सा दर्पण हमारा? बार बार की शक्ल देखो तो याद हो ही जाएगा। यहां हमारा ध्रुव होगा। ध्रुव, ध्रुव मेरे फ्रेंड का नाम था। ध्रुव मेरे फ्रेंड का नाम था, ध्रुव मेरी फ्रेंड का नाम था। ये बहुत देर के सोच रहा है, ये नहीं। रूल नंबर 2 इसे भी समझ लो। आज की बात राजू, एक बात याद रखियो, ये हमारी वस्तु, ये भी हमारी ऑब्जेक्ट वस्तु है हमारी। जो भी प्रकाश की किरणें, हेलो, ये रहा हमारा कौन सा दर्पण? उत्तल। इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसमें भी फोकस होगा, इसमें भी ध्रुव होगा, वस्तु इसके सामने भी रखी होगी, वस्तु का नाम ए बी होगा, यहाँ ओ होगा, इसके बाद उन्होंने बैठ कर प्रकाश की किरणें यहाँ जा रही होगी। नहीं, किरणें तो बहुत सारी चलती है। अगर जो भी किरण प्रकाश की, जो भी प्रकाश की किरण किसी भी गोले दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। खास बात है, जो भी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरण, जो भी प्रकाश की किरण वस्तु के पास से चलने वाली जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से होकर जाती है, 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 उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इधर देख लो, इधर इसमें भी ऐसे होगा। हाँ, इसमें जाती प्रतीत होती है, ऐसे उसी मार्ग वापस लौट जाएगी, जहां से आई थी वहीं वापस लौट जाएगी। जैसे शादी के बाद किसी का तलाक हो गया हो, ऐसा कोई दिक्कत है यहां तक, जहां से आई थी फिर वापस लौट गई। तो रूल नंबर 2, ऐसे तुम भूलने के नहीं ना सर, भूलने के नहीं। सुन लो, किसी वस्तु के पास से बहुत सारी चीजें चलती हैं, कोई प्रकाश की किरण ऐसी भी तो होगी जो इसके मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाती होगी,
और दर्पण पे टकराती होगी तो फिर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती होगी जिस मार्ग से आई थी। दोबारा फिर सुन लीजिए, ये वस्तु है नहीं क्या, इसके पास से किरणें चलती होगी, तो किरणें तो बहुत सारी चलती है, एक आधी किरण ऐसी भी तो होगी जो वक्रता केंद्र में से होके जाएगी। तो जो भी प्रकाश की किरण ना जो वस्तु के पास से आई है और वक्रता केंद्र में से होके जाएगी और दर्पण पे टकराएगी, तो टकराने के बाद उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी जिस मार्ग से वो आई थी। यही रूल नंबर 2 है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है, इसमें प्रतीत होता है ऐसा। ओके, हेलो हेलो बच्चों, हेलो। किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो गोलीय दर्पण पे टकराने के बाद या गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। लेकिन ऐसा उसी किरण के साथ होगा जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से होकर जाती होगी। जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से जाती होगी वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी जिस मार्ग से वो आई थी। कौन आई थी? प्रकाश की किरण। आई रिपीट दिस सेंटेंस। मैं दोबारा इस सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर सुनने वाला हूँ। गुरुजी आपने बताया कि रूल नंबर 2 में आपने बताया किसी वस्तु के पास से जो चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र में से होकर जाती है तो गोलीय दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कितने रूल हो गए? दोनों रूल यूज होने वाले हैं। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। और ये रूल ऐसा जो अपने आपको धुरंधर मानते हैं ना, ये पक्का चितवाने वाला तुम। तुम कितना भी याद कर लो तब भी चित होगे। आ जाओ आ जाओ, इसे पूरा फोकस लगा रहा ना तो धुरंधर भी चित जा, समझ जाओ। उत्तल दर्पण वाला मैं नहीं बना रहा, अब उसमें मान लेना प्रतीत हो रहा। ठीक, कौन सा दर्पण है? भैंस की आंख। इसका नाम पी होगा, पोल होगा। यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यह हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। कोई प्रॉब्लम? चुपचाप बैठ जा। कोई दिक्कत? इसका नाम है, इसका नाम बी। ये हमारी ऑब्जेक्ट हुई एक, इसके पास से किरणें चलती होंगी, चलती होगी। अभी आपने रूल नंबर 2 में देखा जो भी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती होगी ना, वो टकराने के बाद ना उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यू नो, तुम जानते हो एक प्रकाश की किरण ऐसी भी तो हो सकती होगी जो मुख्य फोकस में तो होकर जाती होगी और टकराती होगी। वो कहां से होकर जाएगी? वो इस मार्ग वापस लौट नहीं, वो बताता हूँ कहां से होकर जाएगी। टकराई, आधे ने सोचा वापस जाएगी ना, आधे ने सोचा कैसे जाएगी ना, आधे सोचा थी कि पार चलेगी ना, ना ऐसे जाएगी ना, नहीं कहीं नहीं है। ऐसा कैसे यहाँ आ गई? नहीं, वापस भी जाना पड़ेगा टकराने के बाद। टकराने के बाद ना ये मुख्य अक्ष के जो मुख्य अक्ष है, यार मुख्य अक्ष नहीं है, इसके समांतर चली जाती है। ऐसा इसके समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। समझे? जो भी प्रकाश की किरण ना मुख्य फोकस में से होकर जाती है गोलीय दर्पण में ना, गोलीय दर्पण में, हेलो ओ जी सुन लो जी, गोलीय दर्पण में ना, गोलीय दर्पण में जो भी प्रकाश की किरण वस्तु के पास से चलती है, वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरण जो भी मुख्य फोकस में से होकर जाती है, तो टकराने के बाद ना वो परावर्तन के बाद, या टकराने के बाद या परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के जो पकड़ ले जाओगे मैं बच जाओगे, नहीं तो मार खाओगे। लास्ट बार बता रहा हूं, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस में से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस में से होकर गुजरती है, तो गोलीय दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब मुख्य फोकस में से होकर जाती है तो टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। कोई प्रॉब्लम?